हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे एक बार फिर से। तो चलिए, आज का ये टॉपिक जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ये टॉपिक होने वाला है, तो आप लोग अंत तक बने रहेंगे सारे बच्चे वीडियो में, क्योंकि ये देखिए टॉपिक ही हमारा है आपदा प्रबंधन। क्योंकि इससे 2 से 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में तो कन्फर्म एग्जाम में बनने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पूरा देख लेंगे उनका 2 से 3 नंबर एकदम सोशल साइंस में कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से देखिए पूरा वीडियो को और स्किप नहीं करिएगा और सारे नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे आपदा प्रबंधन के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमें पढ़ना है क्लास 10th में, उसको हम लोग इस वीडियो में पूरे को कवर कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे न्यू होंगे चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और सक्सेस स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हमारा देखिए है, बहुत ही अच्छा प्रश्न इसमें रहेगा। पहला प्रश्न है, सूखा किस प्रकार की आपदा है। आपको परीक्षा या एग्जाम में जो है वो इसके 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे ऑप्शन को नहीं रखा है ताकि बच्चे अच्छे से इस प्रश्न को याद रख सके। प्रश्न हमारा क्या है, सूखा किस प्रकार की आपदा है। राइट आंसर क्या होगा, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या होता है, वैसी आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा होता है। ठीक है, जिस पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि ये कब पड़ जाएगा इस पर कोई भी मानव नहीं जानता है। प्राकृतिक आपदा, प्रकृति के दिया गया आपदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा टॉपिक देखिए, पढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी जो आता है वो क्यों आता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, समुद्र में भूकंप आना। जब समुद्रों में भूकंप आता है तो वह किसका रूप ले लेता है, सुनामी का। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न आप लोग का क्लियर हो गया होगा। पहला था हमारा सूखा किस प्रकार की आपदा, प्राकृतिक आपदा, और सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, समुद्र में भूकंप आना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, इसको भी करिएगा। और देखिए इसमें ऑप्शन भी हम लोगों ने रखा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा मतलब प्रकृति के दिया हुआ आपदा नहीं है। जैसे देखिए भूकंप कब आएगा किसी मानव को अच्छे से पता नहीं होता है, बस इसकी कल्पना की जाती है। ठीक है, कि भूकंप आने वाली है। बाढ़ भी एकाएक आ जाता है, यानी कि प्रकृति के द्वारा दिया गया देन है। सुनामी भी देखिए, भूकंप अगर आ गया समुद्र में तो सुनामी का रूप ले लेता है। लेकिन आतंकवाद जो है ये मानव द्वारा दिया गया देन है। तो ये क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये किसका देन है, मानव के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आतंकवाद। देखिए प्रश्न था इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगर रहता कौन है तो ये भी होता हमारा, ये भी होता और ये भी होता, यानी ऑप्शन हमारा हो जाता है ए, बी और क्या हो जाता, डी। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, 3 नंबर ये वाला। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए चौथे टॉपिक में हमें मिलान करने के लिए कह रहा है इनमें से कौन मानव जनित, सॉरी मिलान नहीं, ये ऑप्शन वाली क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। ठीक है, मानव जनित आपदा। देखिए अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि ये सब कौन सा आपदा था, ये सब प्राकृतिक आपदा है, ये सब सुखाड़ बाढ़ कब आ जाएगा कोई पता नहीं है। लेकिन आतंकवाद जो है वो किसकी देन है, मानव की देन। तो हमारा यहाँ पे प्राकृतिक मानव जनित आपदा क्या होगा, आतंकवाद। मानव जनित का मतलब मानव के द्वारा दिया गया आपदा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते 5वें प्रश्न की ओर। 5वां कह रहा है, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है, भूकंप केंद्र कहलाता है। भूपटल मतलब पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है, यानी उसका केंद्र होता है, वो क्या कहलाता है, भूकंप केंद्र कहलाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार। देखिए प्रश्न लगता है रिपीट हो गया। सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो ये क्या होगा, सूखा प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि इस पर मानव का नियंत्रण नहीं है। देखिए याद रखिएगा आप लोग, जिस पर मानव का नियंत्रण हो, जो मानव कर सकता है, वो हो गया मानव जनित आपदा। और जो प्रकृति के द्वारा होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 7वें प्रश्न की ओर। 7वां कह रहा, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए। आगे बढ़े, ये तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था और इजी था, सभी बच्चे जानते होंगे इसका आंसर। 8वां प्रश्न कह रहा है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक क्या है। सूखा कब पड़ता है, इसके लिए जिम्मेदार क्या है, तो वर्षा की कमी है। काफ़ी इजी है, वर्षा ही नहीं होगा तो सूखा अपने आप पड़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न। 9वां कह रहा है,
कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, धीरे धीरे आती है, ठीक है। जब वर्षा की कमी होती है हर एक दिन धीरे धीरे, तो उसमें क्या आ जाता है, सुखाड़ की स्थिति आ जाती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं 10वें नंबर पे। कह रहा है सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है, सूखे से हम कैसे बच सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, वर्षा जल का संग्रह कर। जो वर्षा का जल होता है उसको हम एक जगह समेट कर रख सकते हैं, संग्रह करके रख सकते हैं, तो उससे हम लोग क्या होगा, सूखे से हम लोग बचाव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया है, अच्छा समझिएगा। सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी किस स्थान पर आता है, समुद्र में, क्योंकि समुद्र में जब भूकंप आता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, समुद्र में जब भूकंप आता है तो क्या रूप ले लेता है, सुनामी का। तो सुनामी कहाँ आएगा, समुद्र में ही ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां कह रहा है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। या इस तरह से भी याद रखेंगे सारे बच्चे कि सबसे पहला तरंग क्या होता है, पी तरंग, ठीक है। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग कौन सी होती है, पी तरंग। ऐसे करके भी देखने को मिलेगा एग्जाम में आपको, पी तरंग, इस तरह से, ठीक है। तो सारे बच्चे याद रखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को क्या कहा जाता है, जो भूकंप से आती है, तो पी तरंग। आगे बढ़े। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। आपको इस तरह से भी याद रखना है इस प्रश्न को कि बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी कब आई थी, तो 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। काफी अच्छा प्रश्न है ये भी जी। देखिए कह रहा है भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। कौन सा तरीका सही नहीं है। ऑप्शन हमारा है भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, या भगवान भरोसे बैठे रहना, ठीक है। तो ये सब तो करना जरूरी है जी। तो कौन, देखिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। तो भगवान के भरोसे बैठे रहना सही नहीं है। जैसे ही भूकंप या सुनामी के बारे में अगर इंसान को, मानव को पता चले तो कुछ ना कुछ करना चाहिए हमें। देखिए क्या करना चाहिए, भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना चाहिए, भूकंप निरोधी मकानों का निर्माण करना चाहिए कि जो भूकंप से प्रभावित ना हो, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना चाहिए कि जो भी राहत कार्य होगा उसको हम लोग मदद करेंगे उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 15वें प्रश्न की ओर। काफ़ी ये BBI है जी, कई बार एग्जाम में पूछा, इसको BBI करिएगा। कह रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। राइट आंसर क्या होगा, सार्वजनिक टेलीफोन। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या होता है, सार्वजनिक टेलीफोन होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट किया गया है, तो सारे बच्चे इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते 16वें प्रश्न की ओर। 16वां कह रहा है हमारा कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। अपने से कुछ नहीं करना चाहिए ज़्यादा छेड़छाड़, फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, आग बुझाने वाले को, अग्निशामक को, यंत्रों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां कह रहा है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। जब बाढ़ आ जाए किसी गाँव या शहर में तो हमें क्या करना चाहिए, किस स्थान पर, ऊंची भूमि वाले स्थानों पर जाना चाहिए ताकि हम उस बाढ़ से बच सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो क्या होगा, इंफ्रारेड कैमरा का। जब बाढ़ वगैरह आता है, कुछ भी सुनामी वगैरह, तो जब मलबे के नीचे जो दब जाते हैं लोग, उसका पता कैसे लगाया जाता है, इंफ्रारेड कैमरे के द्वारा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते 19वें प्रश्न की ओर। 19वां कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का एक मुख्य कारण क्या होता है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का एक मुख्य कारण क्या होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, केबल का टूट जाना। केबल के टूट जाने से सामान्य संचार व्यवस्था क्या होती है, बाधित हो जाती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां कह रहा है कि कृषि सुखाड़ किस स्थिति में होती है। कृषि सुखाड़ यानी कृषि में जो सुखाड़ होती है वो किस स्थिति में होती है, तो जल के अभाव में होती है। जब जल या पानी का अभाव हो जाता है, कमी हो जाता है, तो क्या होती है, कृषि सुखाड़ आ जाती है, ठीक है। काफ़ी इजी प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है, कह रहा है, देखिए 21वां नंबर,
चलिए, 21वां कह रहा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। जहाँ पे बराबर भूकंप आते रहते हैं वहाँ पे भूकंप कैसा बनना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, आयताकार। ठीक है, आयताकार बनना चाहिए, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, आपस में समान हो। क्लियर है। चलिए 22वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर काफी अच्छा जी। देखिए कह रहा महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुनामी। ठीक है, महासागर की या सागर की तली पर होने वाले कंपन को भूकंप कहा जाता है जी। ठीक है, यही हम लोगों ने पढ़ा था कि जब सागरों में भूकंप आता है तो वो किसका रूप ले लेता है, सुनामी का। तो वही प्रश्न ये है, बस भाषा का चेंजिंग है थोड़ा सा, कि महासागर की तली का मतलब उसके एकदम नीचे जड़ में होने वाले कंपन, यानी कि कंपन का मतलब हो गया भूकंप, किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी से। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 23वां प्रश्न हमारा कह रहा है, तो सारे बच्चे अंत तक बने रहेंगे, काफी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को बेहद ही अच्छा लग रहा होगा ये टॉपिक, मुझे उम्मीद है। तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएंगे ये सेशन कैसा रहा, और आज के बाद इस टॉपिक में आपका एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, और एक भी क्वेश्चन आपका आपदा प्रबंधन से एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। बस आप लोग अच्छे से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न हमारा 23 नंबर है। देखिए काफी अच्छा प्रश्न ये भी है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। जहाँ पे सुनामी से प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ पे जो मकानों का निर्माण है कहाँ, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर वहाँ पे करना चाहिए, जहाँ की समुद्र से क्या हो, तट से क्या हो, दूर हो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से ये प्रश्न आगे रिपीट हो गया कि बाढ़ किस प्रकार की आपदा है। तो क्या होता है बाढ़, प्राकृतिक आपदा, क्योंकि इस पे मानव का कोई जोर नहीं होता है, ये प्राकृतिक की देन है। तो ये कैसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है काफी अच्छा, ये विवेक कर लीजिएगा इसको, कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदी में बाढ़ कैसे आएगी, तो ये राइट आंसर क्या होगा, नदी की तली में अवसाद का जमा। नदी की तली यानी उसके जड़ में अवसाद यानी गंदगी का जमा होने के कारण क्या होता है, मिट्टियों का जमा होने के कारण क्या होता है, नदी में बाढ़ आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27वें नंबर की ओर। 27वां कह रहा है कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ये ढलान होना चाहिए, ढलान पर मकानों का निर्माण होता है। क्या होता है, सही होता है या गलत होता है। जैसे भूस्खलन हुआ जहाँ पे भूमि हमेशा टूट कर गिरते रहती है उसे कहते हैं भूस्खलन। तो वहाँ वाले स्थानों पर ढलान पर मकानों का निर्माण क्या होता है, अनुचित होता है। वहाँ पे ढलान वाले स्थानों पर मकान नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ये था इसका राइट आंसर। अगला देखिए 28वां प्रश्न, काफी अच्छा और काफी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है, कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, कोसी नदी। एक आता है किस नदी को बंगाल का शोक, तो सारे बच्चे याद रखेंगे दामोदर नदी। ये दोनों प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये पूछा है जी, कि बिहार का शोक कोसी नदी और बंगाल का शोक दामोदर नदी। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न सभी बच्चे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, कुछ और टॉपिक इसमें बच गया तो हमारा ये टॉपिक अब क्लियर हो जाएगा। कारा 29वां देखिए, कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो जापान, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूकंप जो है वो जापान देश में ही आता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जापान। ज्वालामुखियों का देश या भूकंपों का देश क्या होगा, जापान। आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर। 30वां कह रहा है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर का मतलब एकदम अब सीधा पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो क्या होगा, अधिक केंद्र। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा, अधिक केंद्र। अगला देखिए 31वां प्रश्न हमारा है, कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। तो क्या होगा राइट आंसर, उत्तरी बिहार जो क्या है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ बाढ़ से क्षेत्र क्या है, प्रभावित है। अगला प्रश्न हमारा 32वां नंबर है, कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा जी, 1934 ईस्वी में जो था ना, वो भारत में एकदम ही विनाशकारी भूकंप आया था। तो ये था हमारा आपदा प्रबंधन का लेटेस्ट टॉपिक। तो सारे बच्चे को मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। तो जिन बच्चों को कोई दिक्कत है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल के बारे में सभी बच्चे को बता दें, ताकि उनकी पढ़ाई जो अधूरी ना रह पाए और अच्छे से अच्छे तैयारी वो क्लास 10th के लिए कर पाएँ। ठीक है,
तो बस उम्मीद है हमें कि आप लोग ये ज़रूर करिएगा और सपोर्ट हमें करते रहिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।